प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले फैज हमीद केस में मुलव्विस शख्सियात के लिए खतरे की घंटी बज गई। मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक ऐलान कर दिया। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, बानी पीटीआई के लिए सख्त पैगाम। मिलिट्री ट्रायल की सूरत में पीटीआई के पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जेल की चक्की में मर जाऊंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से बड़ा पैगाम दे दिया। नरमी के बाद गर्मी, खान ने टकराव का रास्ता अपना लिया। बलूचिस्तान के हालात पर भी बोल पड़े। 8 फरवरी का दिन खामोश इनकलाब करार, अख्तर मेंगल के मौकिफ की हिमायत कर दी। दूसरी जानिब अलीमा खान ने 8 सितंबर जलसे की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। 8 सितंबर के जलसे को 8 फरवरी के सुनामी का तसलसल करार दे दिया। क्या पीटीआई दोबारा महाजराई का रास्ता अपना रही है? इसके अलावा बात करेंगे मुल्क के 29 आम शहरों का 61% पानी खराब निकला। मुल्क भर में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। गुज़श्ता 6 वर्षों में मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर 179 अरब रुपए की टोल टैक्स वसूलियां। पेट्रोलियम शोबा का गर्दिशी कर्जा भी 2897 अरब तक पहुंच गया। सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की गई दस्तावेजात में बड़े बड़े इंकशाफात हुए। इस हवाले से ही बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। जी न्याई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बात शुरू करेंगे जो आज की डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मैसेजिंग थी। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनरल फैज हमीद को लेके जो स्टांस फौज ने या इदारे ने लिया है और उसी के तनाजुर में जो बानी पीटीआई के लिए एक फैसला है या एक डिसीजन है जो सामने आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई थोड़े से उनका मुझे मोराल जो है मुतज़लज़ल नजर आया है। वैसे तो उनके अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, ज्यादा अरसा वो बड़ी हिम्मत से चीजों को फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैज साहब की जो गिरफ्तारी है वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास कोई जैसे बंदा क्लूलेस हो और उसको ये बिल्कुल ये एग्जैक्टली जो होता है ना कि बंदा यकसू हो के और बगैर किसी जो है उसके अंदर तजब्जुब के और तशकीक के एक फर्म स्टैंड लेता है, वो नहीं है। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि 4, 5, 6 दफा उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो बदल चुके हैं या उससे जो है वो एक उनका शिफ्ट आ चुका है। बाकी फैज हमीद साहब एक बड़ा एक उनकी गिरफ्तारी जो है उसका एक पूरा एक आपको पता है कि पिछले जब से वो गिरफ्तार हुए हैं कमो पेश 8-10 दिन हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा, तब से उनकी जात जो है उस पर तबाह आजमाई हो रही है। सारे टीवी चैनल जो हैं ऑलमोस्ट मैंने ये देखे कि तब से आज तक 60-70% उनके इर्द घूम रहे हैं और वो क्या सराइयाँ ऐसी भी हो रही हैं जो कि जिसको कहना चाहिए बस ख्वाहिशात घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और ऐसी भी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट खुद कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रही है लोगों को जो उनके मनपसंद लोग होंगे और उनके जरिए भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। मैं तो मेरा अपना उसके बारे में बड़ा एक सेटल्ड ओपिनियन है और उसके बारे में मुझे जो है ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगता है कि फैज हमीद को 29 नवंबर 2022 में जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौज का इक़्तिदार संभाला होगा तो जो कार्रवाई उन्होंने की है, हो सकता है कि उन्होंने एक डिकॉय छोड़ा हो, एक वहाँ पे उन्होंने उनको एक पूरा प्रोग्राम दिया हो, क्योंकि अदरवाइज ये जो उन्होंने आप पकड़ा है तो फौज के पास कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये दिसंबर 2022 को क्यों नहीं पकड़े गए, जनवरी 2023 को क्यों नहीं पकड़े गए और ये किस तरीके से वो करते रहे। और आपको पता है कि यहाँ पे तो हम सांस ही ले सकते। रऊफ क्लासा साहब भी जब बात करते होंगे तो वो ये मफरूजा होगा कि उनकी बात कोई ना कोई सुन रहा होगा, और जो भी हम लोग हैं, मैं तो हमारे अपने फोन के बारे में हम सारे इतने एक हो गए हैं कि टची हो गए हैं, या एक हमारा जो उसके ऊपर जो इतमाद है वो जो ट्रस्ट है वो इतना लोएस्ट एफ पे है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी बातें कुछ सुन रहा होगा। हर बंदा अपना मेरे घर में जो आता है फोन छुपाता फिर रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि फैज हमीद साहब की हरकत और सकनात
मखियों। इसका मतलब है कि वो जो कर रहे थे, या तो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको रोल दिया गया था, जो मैं कई दफ़ा कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको ये कहा गया होगा कि ये जो कुछ है इमरान खान साहब अफरीत है या फ्रैंकनस्टाइन है, ये आप लोगों ने ही तैयार किया है, इसलिए आप इसको अनडू करके दें, और शायद इसमें उनके लिए सजा के अंदर उनकी तखफीफ हो जाए, और तब से वो काम कर रहे होंगे। और अब जब काम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है तो आगे होंगे, वो नहीं भी फर्ज किया और अपने तौर पर कर भी रहे हैं, तो भी पहले दिन से जो कुछ कर रहे होंगे तो उसके नोट्स बन रहे होंगे, नोट्स लिए जा रहे होंगे, और वो उनकी एक वो कहते हैं ना कि हर वो जो सांस ले रहे होंगे, हर जो मूव कर रहे होंगे, वो सारी जो है उनकी हमारी एजेंसी की नजर में होगी। तो ये बड़ा एक ऐसा चीज है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मेरा ख्याल है कि इसके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे, और कहते हैं हमारे कहते हैं जी कि वो जो कुछ है वो आपके सामने आने को है। न्याय साहब, जो आपने बात की है एविडेंसेस के हवाले से, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में होती रही उस पर यही कहा जाता रहा कि 9 मई के जो किरदार हैं उनको ज़रूर कटहरे में लाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। सो अभी ये जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, और आज जिस तरह DG ISPR ने ये बात स्पेसिफिकली कही भी है कि हम अकाउंटेबिलिटी को लेकर इतने सीरियस हैं कि हम प्रेसिडेंट अपने इदारे से ही सेट करें, तो आपको बिल्कुल हतमी यकीन है कि अब मिलिट्री ट्रायल से कोई नहीं रोक सकता बानी PTI के फौज को? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जाल बिछाया गया है, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमारा इदारा जो है बिल्कुल गया गुजरा है। चलो वो भी बात ना माने कि पाकिस्तान दुनिया में इसको एक बहुत डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग, दुनिया की 3-4 बड़ी मजबूत एजेंसीज में से समझी जा रही है, और घर की मुर्गी दाल में बराबर। हम अगर अपनी ISI के लिए नाम भी दें तो कितनी गई गुजरी होगी कि उन्होंने उनके पास कोई गेम प्लान नहीं होगा। यहाँ तक जो आज हम सितंबर 2024 में खड़े हैं, तो ये ऐसे ही पहुंच जाऊंगा, एकदम उनके इंकशाफ हुआ होगा कि जी फैज़ हमीद को पकड़नी। मेरा कहना है कि पूरा एक प्लान था, हुरूब अमल था, और उसके अंदर उनको बहुत जगह पे धचके भी आए होंगे, सदमात भी आए होंगे, और उनको सहने भी पड़े होंगे। बहुत जगह अदालतों से 9 मई के हवाले से बहुत सारे ऐसी डिसीजन आए होंगे जो उनकी तबीयत पे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तबीयत पे ग्रां गुजरे होंगे। लेकिन अमलन मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि बानी PTI को उन्होंने 29 नवंबर 2022 के बाद पूरी तरह घेरा हुआ था, और वो जो कुछ कर रहे थे वो उसमें 12 मैं अब इससे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहने का इसका मतलब है कि उन्होंने कराया है। वो हर बात के अंदर वो कहते हैं कि ये जो बात उन्होंने करवाई है तो इसका मतलब उन्होंने की है। तो अब जहां पे ले आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल फर्म बिलीवर हूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े एक घेरे में आए हुए हैं, और उनके लिए अरसा याद तंग होने वाला है। जी, बड़ी मेहरबानी नियाज़ी सही, बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने बात की कि ये उन्होंने फौरी तौर पर क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया, फैज़ साहब के खिलाफ, अगर ये कुछ ये एक्टिविटीज़ इस तरह की कर रहे थे जो आर्मी एक्ट के खिलाफ थे। जहाँ तक मैं समझाऊँ सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को, जो प्रेस रिलीज में बड़ा वाज़ेह किया गया था, जो ISPR की आई थी, पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने लफ्ज़ लिखा है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो आर्मी एक्ट के वो खिलाफ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पकड़ा है, नंबर 1। सो वो जब पावर में थे, DGI ISI थे, DGC थे या कोर कमांडर वेटेवर थे, वो अगर कुछ इस तरह का कर रहे थे तो शायद उनको ये लगेगा कि अगर हम इनका ट्रायल करें उन बातों पर, DGI ISI थे, DGC थे, तो वो कह सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो तो जनरल बाजवा साहब के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मैं कर रहा था, मेरे तो वो ड्यूटी थी। और ये कहा भी है उन्होंने, 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए थे उन्होंने, कोई 1-2 दोस्तों को एग्जैक्टली ये कहा था कि मैंने जो कुछ किया वो जनरल बाजवा साहब के कहने पे किया। असल सवाल ये है पोस्ट रिटायरमेंट जो कुछ उन्होंने किया, और 5 महीने के अंदर इनको वो किया गया। 9 मई तक अगर आए तो 5 महीने बनते हैं आपके उन आर्मी चीफ बनने के बाद। आप समझते हैं कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है जानबूझ के उन्होंने इनको ढील दी, इन पे मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की कि जनाब 5-6 महीने में ये क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं, और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और इनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना ढील दी गई। आप इसे एग्री करते हैं? फिर जाकर सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद अब उन्होंने कहा जनाब वो बड़े एतमाद से कहते हैं हमारे पास बड़े एविडेंसेज हैं और ये उसमें कू में शामिल थे या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। डू यू एग्री कि ये जानबूझकर इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया, कुछ ना कुछ ये बड़ा काम करेंगे?
क्लासेस साहब, मेरी तो जो अकल है, मैं उसकी तौहीन होगी कि अगर जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट मुझे समझाने की कोशिश करे वो मैं मनोवन मान लूँ। ठीक, मैं कैसे मान लूँ कि फैज हमीद साहब के दौर के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा वो कर लेंगे जब उन्होंने एज ए DGC किया होगा, एक हिस्सा वो कर लेंगे जो उन्होंने एज ए DGI और बाजा साहब के नीचे काम किया होगा, और एक हिस्सा वो कर ले कि जो उन्होंने एज ए कोर कमांडर जो है बाजा साहब के नीचे काम कर रहे थे, और एक चौथा हिस्सा कर ले कि 29 नवंबर के बाद जब वो फौज से बाइज्जत जो है मुस्तफी हुए थे, तो उसके बाद का जो पीरियड है आज तक, मैं कैसे मान लूं कि ये फौज के अंदर कोई बंदा जुर्रत कर सकता है और वो ये सारा उसके बाद लाइसेंस होगा। और खसूसन मारे बोली के जी जो कुछ हुआ उससे पहले जो कुछ होता रहा, लेकिन 10 अप्रैल के बाद जबकि वो DGI नहीं रहे थे और पहले वो पेशावर कोर हेड कर रहे थे, फिर भागलपुर कोर में चले गए, और आज बताया जा रहा है कि वो जब आते थे इस्लामाबाद में, तो मुझे तो तब भी पता था, उन्हीं दिनों पता था। और किनसे सुना था मैंने आप पारा के लोगों से सुना था, वो बल्कि खुद बड़े कंफ्यूज थे, जो फौज के अंदर भी तो आपको पता ना कि वहां पे दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है। वहां 3-4 एजेंसी था, 2 तो बड़ी एजेंसी था, एक ISI है, वो भी फौज के रहमो करम पे है, चाहे उसका नाम बाजार वो प्राइम वजीर आजम के अंदर है, एक MI है, और भी कई चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो काम कर रही होती हैं, और कई जगह पे ये आगे टका भी जाती है, क्योंकि ये सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है। अब मैं कैसे मान लूं कि जनाब बाजा साहब जो है उनकी यस के बगैर फिर जनरल फैज हमीद काम कर रहे होंगे, फिर उसको छोड़े, सारे गुनाह उनके एक तरफ, लेकिन जो रावलपिंडी में मार्च कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए, उसमें बाजवा साहब कैसे बरी जिम्मे हो गए, क्योंकि सारे गेम के अंदर अब सब सारे किरदार जो मुलव्वस थे सियासत में, सिविलियंस थे, फौजी थे, सारे सामने हैं, और सारे दे आर सिंगिंग लाइक कैनरी, तोते की तरह बोल रहे हैं सारे। और हर एक का ये होता है जी कि वो किताबें लिखेंगे या बयान देंगे, एक ही होगा कि मैं कितना बेकसूर हूं और असल कौन कर रहा था। सारे सुल्तानी गवाह बने हुए हैं कि जी क्या शायर को कौन चाहता था, और बाजा को कौन चाहता था, और फैज हमीद को कौन चाहता था, और आसिम मुनीर को कौन रुकवाना चाहता था। अब देखें ये सारी बात है, आपने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ लॉन्ग मार्च देखा, और ये 3-4 महीने इमरान खान साहब ने जो उनके बीच से सोशल मीडिया ने जो जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मुगलजात जो वकील जो कुछ उनके खानदान के ऊपर कीचड़ उछाला, जो उन पे तोमते बोतान लगाए, जो हमेशा से हर एक पे लगाते रहते थे, और ये आप पूरा पाकिस्तान दहल गया था कि GHQ की तरफ मार्च हो रहा है, इमरान खान साहब कर रहे हैं। इन द इवेंट ऑफ थिंग अरशद शरीफ साहब बेचारे वो शहीद हो गए, और एक तीसरे मुल्क में उसके बारे में भी हमारे डांडे यही मिल रहे हैं। हर कोई क्या शक जो है किसी एक बंदे पे कर रहा है, वो हर बंदा कर रहा है, वो बंदे भी कर रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है, और जब आते हैं जो सिविलियन है, जब मीडिया के लोग हैं, जब आते हैं तो वो बात इशारतन करायतन उधर ही अपनी इशारा करते हैं। फिर इमरान खान साहब पे गोलियां चली, और सबका यही था, मैं तो लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सारियों की वजह से ये थी कि बाजवा साहब डेस्परेट थे। और मैंने ये बात मियां नवाज शरीफ साहब से पूछी है, ये बात अब प्रेस में आ चुकी है कि बाजवा साहब ने मार्शल के लिए जेस्चर देने शुरू कर दिए थे, थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज थी, तो सारे ये वर्दी में थे। और आपको पता है कि एक कोर कमांडर जनरल बाजवा वो है कि आते ही जनरल रिजवान साहब को निकल गए थे, DGI थे। ये कहना जी पहले दफा इंतसाब कर रहे हैं, हमने तो हमेशा होते देखे कि आर्मी चीफ जो है उसके आगे आप वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब सिंध, कोई चपरासी को नहीं कर सकते, IG पंजाब सिपाही को सस्पेंड नहीं कर सकता, अगले दिन कोर्ट से स्टे लेके आ जाता है। आर्मी चीफ कितनी दफा तारीख में 3 स्टार जनरल को निकल किया और खासा नहीं। जनरल TP को जनरल मुशर्रफ साहब ने जब वो पता चला कि जी सदर कमांडर कमांड कर रहे थे कोयटा के, जब आ रहे थे पता चला जी नवाज शरीफ साहब को मिलने आ रहे हैं, मुझे एक तरफ वायरलेस हुई कि आप जी अपने घर सीधे चले जाए तकवाल, अब इस्लामाबाद जाने की या वापस कोयटा जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने जनरल रिजवान का मैंने अभी बताया। आपने बड़ी तफसील बताई है सर, आपने बकायदा एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री बताई है। आपकी तमाम बातों से
आपकी तमाम सर जी आपकी तमाम बातों से जो मैं इंप्रेशन ले रहा हूँ वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए उसमें जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान साहब इकट्ठे थे और जनरल बाजवा साहब की आशीर्वाद हासिल थी इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को, धरने को, जो GHQ को जा रहा था या जो भी हो रहे थे। आपकी बात से तो ये लग रहा है कि जनरल बाजवा वाज अगेंस्ट, तो वही ला रहे थे कि लें जनाब। और इमरान खान साहब ने 6 महीने की ऑफ़र भी कर दी थी कि जनाब 6 महीने इनको एक्सटेंड कर दें। तो मकसद यही था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए बाजवा साहब जो है ना वो कंटिन्यू करें। सो आपसे तो ये लग रहा है कि जनरल ये बाजवा साहब जो हैं वो सारा लॉन्ग मार्चेज, एजिटेशन, ये सब कुछ वो करवा रहे थे खान साहब से फैज़ हमीद के जरिए। जनरल बाजवा सरगुना थे जी, अच्छा, इसमें तो राय नहीं है। मतलब ये तो है कि नाहक मजबूरों पर इमरान खान सहूलतकार थे, फैज़ हमीद ऑपरेटर था, स्क्रिप्ट जो कुछ था उसको दिया जा रहा था। और बाद में ये तो अब आपके सामने, हमें आप ही के शायद प्रोग्राम में कहा था, फिर बाद अगले दिन कामरान शाह साहब ने खुद ही बता दिया, 2 दिन शायद मैंने कामरान शाह साहब का नाम नहीं लिया था, कि वो उनके घर खाना खा रहे थे और फैज़ हमीद का फोन आया था, उनको गाली दे के उसको कहा कि रिजाइन कर दो, मैं कबूल कर लूँ, अगर ना आते जनरल आसिम मुनीर का फाइनल हो चुका है, उसे आते ही तुम्हारा कोर्ट मार्शल करना है। तो क्या चीज माने थी? फिर हमने सुना 4, 5, 10 दिन 15 दिन के फैज़ हमीद हाउस अरेस्ट हो गया, फैज़ हमीद ने वो बादमागाह बन गया। ये मैं दिसंबर 2022 की बातें बता रहा हूँ आपको। नहीं, फैज़ हमीद साहब का ये जनरल आसिम मुनीर साहब क्यों ट्रायल करते, क्यों उनका कोर्ट मार्शल, क्या उन्होंने ऐसा किया था? आपका ख्याल है कि वो जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें, नहीं तो ये बंदा आके आपका कोर्ट मार्शल करेगा, तो उन्होंने क्या ऐसा, मतलब आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी आपको चीज़ों का पता होता है, एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड आप जानते हैं, ऐसी क्या चीज़ें की थी जनरल फैज़ हमीद ने अगेंस्ट आसिम मुनीर के? उनको बाजवा साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा भेज दे फौरी तौर पर, अभी मेरे 8-10 दिन रहते हैं चीफ़ के तौर पर, मैं अप्रूव करके तुम्हारी छुट्टी करा देता हूँ। तो आपके नॉलेज में है कि जो बाजवा साहब को पता था आपको, हमें नहीं पता, कि उन्होंने कैसे एक्ट्स किए थे कोई जनरल फैज़ हमीद साहब ने, कि उन्हें ये यकीन था कि आप आते हुए कोर्ट मार्शल करेंगे? कहते हैं जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, मतलब कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा सारा हाल जाने था। मतलब कौन सी चीज थी जो मख्फी थी? मैं बता रहा हूं कि जो मैं तो आपको ये कभी तफसील प्रोग्राम होगा तो मैंने ये बात जिस दिन इमरान खान साहब ने 15 अप्रैल 2022 में पेशावर का जलसा रखा अपनी वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद, तो मैंने उस वक्त तहरीक साहब वालों को कहा कि हजूर ये जलसे जो है ये एस्टैब्लिशमेंट रखवा रही है शहबाज शरीफ पे प्रेशर देने के लिए कि जनरल बाजवा साहब जो है वो 29 नवंबर 2022 को अपनी एक्सटेंशन या निज़ाम या निगरान हुकूमत, इसी बारे में तफसील अपने कॉलमों में लिख चुका हूँ कि वो कर रहे थे। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे कोई सेलिशन की ऊँग सूंग नहीं करनी। जब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये चीज़ें जब हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए अगली दफ़ा इस तरह का वाक़यात होंगे तो इससे ज़्यादा बेईमाना तरीके से होंगे, इससे ज़्यादा भयानक तरीके से होंगे, जो क्योंकि ये पिछलों से डबल होके आए हैं, जो चीज़ें बिगड़ती हैं। ये जो हुआ है कि मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि अक्टूबर नवंबर के अंदर इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे, वो इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया उन्होंने, आसिम मुनीर को अंडरमाइन नहीं किया। एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो मैं कहता हूँ कि सारी खुदाई एक तरफ और नवाज शरीफ एक तरफ, वो कोई भान नहीं बना होता कि अल्लाह ताला ने इन सारे साजिशों को, सारे ताकतवरों को फेल करके आसिम मुनीर को चुन लेना था। वल्लाह खैरुल माकिरीन। तो वो तो खैर एक और बात है कि वो बन गया, उनको अल्लाह ताला ने एक अपना, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि जी उन्होंने अल्लाह ताला ने जैसे कोई बिल्कुल अमली दखल दे के, वैसे तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो मसला ये है जी कि ये जो कुछ 2 महीने के अंदर मचाया, क्या इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन करने के बाद वो ढकी छुपी बात थी कि बाजवा या आसिम मुनीर बचा? फिर क्या बात है सर, साहब फिर क्या बात है कि जनरल फैज साहब बताऊं, जनरल बाजवा जो है, देखिए उसको मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि हफीजुल्लाह न्याजी हो या रऊफ कलासा साहब हो या जो भी मीडिया पे हो, तो वो किसी तरीके से कन्विंस हो जाए कि बाजवा साहब की वजह से जो है फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का नेक्सस तोड़ा है। हमारे दोस्तों के लिए ये बात सामने भी आई है, मुझे भी किसी ने कहा, और मैंने कहा यार खुदा के वास्ते ये बात सच हो या झूठ हो,
मेरी जो अपनी इंटेलिजेंस है उसकी तौहीन है, जितनी छोटी मोटी मेरे अंदर है, अल्लाह ने दिया समझ बूझ फहम, ये उसकी तौहीन है कि मैं ये मानूं कि जी बाजवा साहब ने इमरान और फैज़ हमीद का नक्शे तोड़ा है। मतलब आप ये झूठ है, और मेरे सिंपल सी मैट्रिक्स है। उसे बादामी के प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने अर्ज किया था, मैंने कहा देखें मैं आपको बताऊं, सीधा सा असूल है। इन्होंने कहा होगा फैज़ हमीद साहब को कि ये अफरीद आपने बना के दिया हमें, इमरान खान, ये फ्रैंकेनस्टाइन आपकी अपनी लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो गए, इसको आप अनडू कर दें तो आपकी सजा भी मिटिगेट हो सकती है, उसके भी कोई थोड़ी बहुत तखवीस हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि बस ठीक है कुछ आप जी लेंगे कुछ छोड़ेंगे। और आगे जो था फिर उसके बाद चल सो चल कहानी थी। उन्होंने अगर ये और मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं 100% गलत हूँगा, ये मेरे विजदान आप सर हमारे साथ हैं, अभी कुछ सवालात अभी कोई रहते हैं, मेरा ख्याल है रबिया ने ब्रेक लेनी है, बड़े खान साहब रिलेटेड कुछ सवालात रहते हैं, बड़े अहम इंकशाफात आप कर रहे हैं सर, तो ब्रेक मेरा ख्याल है लेनी है। आप हमारे साथ रहिएगा सर, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।